गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, क्लास 6 की विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार क्या है बच्चों, और साथ ही यह भी जाना कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। और बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर में यह भी जाना कि जो पदार्थ है वो अणु एवं परमाणुओं से मिलकर के बना है। अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान ही चुके हैं बच्चों। आज हम जानेंगे कुछ नई बातें, तो कुछ और नई चीज़ों को जानते हैं बच्चों। तो जो परमाणु शब्द है वह किस भाषा का है, यूनानी भाषा का शब्द। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहा जाता है। ठीक है, एटॉक्स यूनानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार कोई भी तत्व जो है वो अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। यानी परमाणुओं को और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन बाद में और खोजें हुई ना, जब खोजें हुई तो क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पता चला, जब आगे भी खोज हुई तो ये पता चला कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। किस में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन ने ये माना था कि परमाणु को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है, और कोई भी तत्व जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है जो कि अविभाज्य होते हैं। लेकिन बाद में और अधिक खोज हुई, वैज्ञानिकों ने और खोज की, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। तो ये कहाँ से मिला, परमाणु से ही मिला। यानी परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया, परमाणु विभाज्य हो गया। यानी जब बाद में और परमाणु का सिद्धांत खोजा गया, जिसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहा गया बच्चों, तो उसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। और ये जो है इस परमाणु के मूलभूत कण कहलाते हैं। ठीक है, तो परमाणु के मूलभूत कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों। तो ये हो गए परमाणु के अवयवी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसमें आवेश कैसा होता है, आवेश मतलब होता है उसमें चार्ज कौन सा है, कि कैसा है। तो ये जो प्रोटॉन होता है बच्चों, इसमें धन आवेश होता है, यानी पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश ही नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन, चूँकि प्रोटॉन अगर स्पेलिंग में लिखेंगे बच्चों तो पी से आता है, तो इसको पी संकेत दिया गया, स्मॉल पी। इलेक्ट्रॉन बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में ई से लिखेंगे, इसलिए इसको संकेत के रूप में बच्चों क्या लिखा गया, स्मॉल ई लिखा गया। और न्यूट्रॉन को इंग्लिश में एन से लिखेंगे, इसलिए इसका संकेत बच्चों स्मॉल एन दिया गया। सारे संकेत जो दिए गए हैं वो स्मॉल लेटर में दिए गए हैं। और आवेश आपको याद होना, पता ही चल गया होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन यानी उदासीन। ठीक है, पी से पॉजिटिव यानी धन आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश हो गया, और न्यूट्रॉन यानी उदासीन हो गया, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी, तो हमें ये पता चला कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, स्थान घेरता है और उसका कुछ ना कुछ भार होता है। यानी कोई भी पदार्थ होगा वो कोई ना कोई स्थान जरूर लेगा और उसका कुछ ना कुछ वेट होगा बच्चों। ठीक है, और हमने क्या जाना बच्चों कि जो पदार्थों का वर्गीकरण है उसके आकार, बनावट, रंग और उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। यानी पदार्थों को बांटा जा सकता है किस आधार पर, आकार के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर और उपयोग के आधार पर। साथ ही बच्चों, किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है। यानी कोई वस्तु बनी हुई है तो बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है, अथवा वस्तु जो है कई पदार्थों से मिलकर भी बन सकता है। यानी एक
कोई भी पदार्थ बच्चों एक ही तरीके के अणुओं से मिलकर के बन सकता है या तो फिर कई तरीके के परमाणुओं से भी मिलकर के अलग अलग तरीकों से भी मिलकर के बन सकता है। ठीक है। और पदार्थों का वर्गीकरण हम लोगों ने जाना बच्चों, विलेयता जाना, पारदर्शिता के बारे में जाना, कठोरता के बारे में जाना, साथ ही बच्चों चुंबकत्व आदि के आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने जाना कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, कैसे हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं विलेयता के आधार पर, यानी कौन से घुल सकते हैं पदार्थ, कौन से पानी में नहीं घुलते हैं। पारदर्शिता यानी कि कौन से पदार्थों से आर पार देख सकते हैं, कौन से पदार्थों से आर पार नहीं देख सकते हैं। कठोरता के आधार पर भी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा और साथ ही चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व से तात्पर्य बच्चों कि चुंबक में कौन सी चीज़ें लोहे की हैं, कौन सी चीज़ें चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं और कौन सी चीज़ें जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। बच्चों अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें ये वैकल्पिक प्रश्न है। वैकल्पिक का मतलब होता है उसमें 4 उत्तर दिए हैं, कोई भी एक उत्तर बच्चों सही होगा तो वो हमें छांट करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है आपको अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिखने हैं और इसी तरीके से जैसे इसमें दिया हुआ है बुक में वो क्रम से उनको हल करने हैं। तो पहला है बच्चों का वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित करने हेतु। दूसरा ऑप्शन है इसका वस्तुओं एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु और चौथा है सभी हेतु। तो बच्चों वस्तुओं को हम व्यवस्थित वर्गीकरण क्यों करते हैं, ताकि हम उनको अच्छे से व्यवस्थित रख सकें, ये भी सही है, और उनके गुणों को भी समझ सकें, तब भी हम वर्गीकृत करते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय हेतु यानी पुस्तकालय में किताबों को व्यवस्थित भी हमें रखना है कि कौन सी बुक्स कहाँ, तभी तो हमें मिल पाएंगी, वरना सारी किताबें ऐसे रख दी जाएंगी तो मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी ना। तो इसका मतलब है वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, सभी हेतु। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, सभी के लिए हमें वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। खा प्रश्न है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो वह किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। द्रव मतलब है लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड, मान लीजिए हम पानी को ले रहे हैं तो उसे हम गर्म करेंगे तो उसमें किस में बदलेगा, ठोस में कि गैस में कि जलवाष्प में कि अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन के उड़ता है ना, तो जलवाष्प के रूप में अगर कोई भी द्रव हम अगर गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प के रूप में बदलेगा। ठीक है, जमाएंगे तब वो ठोस में बन जाएगा। बर्फ़ अगर जम जा रही है ठोस में हो जाएगा। अब जलवाष्प के रूप में पहले बनेगा, फिर उसके बाद में और गर्म करेंगे तब वो गैस के रूप में बदलता जाएगा। गैस मतलब ये कि वो ऊपर उड़ने लगेगा, जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, गर्म कर रहे हैं तो जलवाष्प के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका गा क्वेश्चन है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह क्या होगा, उसकी तली में बैठ जाएगी गैस, कि उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, या तो फिर उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी या उसको खाली कर देगी। तो अगर आप देखिएगा किसी भी गैस को, यानी धुआं है मान लीजिए, तो बर्तन में अगर हम उसको रख रहे हैं तो क्या होगा, तो बर्तन में अगर मान लीजिए हम कोई अगरबत्ती मान लीजिए हमने किसी बर्तन में जलाई तो क्या होगा बच्चों, जो धुआं जा रहा है वो उसकी तली में बैठेगा क्या, कि उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा कि केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगा कि उसको खाली कर देगा। आप लोग बताइए बच्चों क्या होगा, तो उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगा ना, पूरी जगह फैल जाता है ना धुआं। अगर मान लीजिए कमरे में ही है तो धुआं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, तो उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगी। ठीक, ये इसका विकल्प सही होगा। घा है बच्चों पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो ये हमने पढ़ा है कि पदार्थ की निर्माण इकाई यानी पदार्थ किस छोटे से छोटे कण से मिलकर बना है। तो पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु दिया। तो पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या होगी, परमाणु। ठीक है, पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या होगी बच्चों, परमाणु होगी। ठीक, तो अब इसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है, आइए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कॉपी में बच्चों सारे प्रश्न करने हैं, जो प्रश्न आप अभ्यास के कर रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ठोस का आकार होता है, आप बताइए ठोस का आकार कैसा होता है, तो निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। इसका उत्तर क्या होगा, निश्चित। ठीक,
निश्चित होता है। अगरबत्ती खा है इसका, अगरबत्ती की सुगंध ब्लैंक गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो जो सुगंध है किसके कारण फैल जाती है? तो जो अगरबत्ती है उसमें जो धुआं निकल रहा है उसका सुगंध क्यों फैल जाती है? क्योंकि वो गैसीय रूप में होती है। तो इसका क्या लिखिएगा, उत्तर क्या होगा बच्चों? गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। ठीक, उसका गुण कैसा होता है? गैसीय गुण होता है। फिर अगला है ब्लैंक पानी में घुल जाता है। तो पानी में कौन सी चीज़ें घुलेंगी? जो विलेय होंगी ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो विलेय पानी में घुल जाता है, विलेय पानी में घुल जाता है। समझ में आ रहा ना बच्चों? ठीक, अब इसके बाद इसका है कि ब्लैंक पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है? तो स्वतंत्र अवस्था में अणु रह सकता है। अणु को स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की थी, ये सब बातें हम लोगों को पता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। और बच्चों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को बच्चों शेयर भी कीजिए। ये सब एकदम फ्री है, आप खुद भी पढ़िए ऑनलाइन और साथ ही दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।